विधानसभा चुनाव 2020 एक ऐसी जंग जहां पे हर तरीके की राजनीति देखने को मिलती है। कभी राजनीति देखने को मिलती है भाषा को लेकर, कभी राजनीति देखने को मिलती है युवा और अलग अलग तरीके के दिग्गज नेताओं को लेकर। इस बार राजनीति सबसे अलग होगी क्योंकि राजनीति के नाम पर केवल और केवल बिहार में जो चीजें चलती आ रही हैं वही होंगी, यानी वो पुरानी चीजें, धर्म के ऊपर राजनीति और जाति पात पर राजनीति। जाति पर राजनीति करना यूं तो आम है हमारे पूरे भारत देश में, लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहां पे जाति पात को लेकर राजनीति अलग ही दिशा में भागती है। दौर तो याद होगा आपको आजादी के बाद का, जब पहली बार आंदोलन हुआ। आंदोलन जब बिहार पहुंचा तो जनशक्ति पार्टी की ओर से एक अलग ही आवाज उठी। उस आवाज को दबाते दबाते धीरे धीरे करके जनेऊ तोड़ने का आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने जनेऊ तोड़े और फिर यादव से लेकर ब्राह्मण समाज के लोग हर कोई सड़क पे आता हुआ नजर आया। उन सब चीजों के बाद बिहार में जो जाति पात की राजनीति शुरू हुई वो आज तक चलती आ रही है। बिहार की ये जाति पात वाली राजनीति यूं तो जनता को बखूबी समझ आती है, लेकिन बिहार के लोगों को शायद ये राजनीति कहीं ना कहीं आस भी आती है। इसीलिए जदयू हो या आरजेडी हो, कोई सा भी दल हो, हर कोई अपने अपने गढ़ तय कर लेता है और उन गढ़ों पर उसी तरीके के नेता को उतारा जाता है, उसी प्रत्याशी और स्टार प्रचारक को भेजा जाता है जो उस गढ़ के लिए एकदम सही बैठे। दलित गढ़ के लिए दलित समाज का युवा नेता, पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े समाज का एक युवा स्टार प्रचारक। युवा जहाँ पे काम आता है वहाँ युवा को भेजा जाता है, जहाँ रोजगार काफी समय से नहीं मिल रहा वहाँ एक ऐसा वरिष्ठ नेता जाता है जो लोगों को समझा सके। युवाओं के लिए कई तरीके के वादे करने वाले नेता भी आज के समय में बिहार के अंदर केवल और केवल जाति पात की राजनीति कर रहे हैं। हम इन सब चीजों के विरोध में नहीं बोलते, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या है पूरा सिलसिला। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आ चुका है। ये नया मोड़ आया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गुजरने के बाद। उनके गुजरने के बाद हर एक जगह पे लोक जनशक्ति पार्टी की वाहवाही बरफे शुरू। हालांकि रामविलास पासवान जी जब तक थे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाते रहे। गुजरात के दंगे हो या फिर जन आंदोलन, हर जगह उनका नाम टॉप पर रहा। लालू जी के खास मित्र और मौसम वैज्ञानिक, उनके होने से बिहार के अंदर एक अलग ही छवि बनी हुई थी उनकी पार्टी की, लेकिन पिछले कई समय से वो छवि थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आती है। अब उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक नई चुनौती भी है। चुनौती ये कि अब वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये कोशिश उन्होंने झारखंड में भी की थी, जो परिणाम आए वो आप सब ने देखी। अब बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां पर चिराग पासवान खास तौर पर राजनीति करेंगे युवाओं के नाम की, और तो और दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों की, वहीं पे दूसरी ओर आरजेडी इस बार राजनीति करेगी यादव समाज के वोट बैंक के साथ। आप कहेंगे ये तो आम है, अब तेजस्वी यादव आखिर यादव समाज के वोट बैंक को नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? ये सब चीज आम है, लेकिन इस बार इसमें खासियत ये है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर भी आगे बढ़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां अनुमान लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे और वो एक बार फिर यादव वोट बैंक को कैच कर पाएंगे, पर वो ना हो सका, जिसके बाद जो हार मिली आरजेडी को वो आप सबने देखी। इस हार के बाद अब विधानसभा चुनाव में जब लालू जी की जमानत के किस्से काफी मशहूर हो रहे हैं, प्रचार प्रसार वो नहीं कर पाएंगे हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस बार वोट बैंक उनके हाथों में इसलिए क्योंकि यादव समाज लगातार कई चीजों में तेजस्वी यादव के पक्ष में नजर आता है। पिछले सोशल मीडिया अकाउंट अगर देखे जाएं जो कुछ समय पहले बैन कर दिए गए बिहार सरकार के द्वारा, उसमें लगातार दिखाया गया था कि यादव समाज के लोग धीरे धीरे करके जो एनडीए की राह पर चल रहे थे वो वहां से भाग कर आते हुए तेजस्वी यादव के पास एक बार फिर जुड़े। वो सब क्यों हुआ? पहले चमकी बुखार का मुद्दा, फिर उसके बाद मुद्दा आया पुल टूटने का। पुल के बाद जब बारिश, बाढ़, तमाम ऐसी चीजें आई तो धीरे धीरे करके एनडीए के विपक्ष में जाने लगा वो यादव समाज का महत्वपूर्ण वोट बैंक, जो बिहार में सत्ता बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ये वोट बैंक तो तेजस्वी जी को मिल गया है, लेकिन युवाओं की राजनीति की बात की जाए तो तेजस्वी शायद थोड़ा सा पीछे भी नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार का नाम जोरों शोरों से लिया गया था सीपीआई पार्टी की ओर से। कन्हैया कुमार एक ऐसे युवा नेता जो कहीं ना कहीं
वामपंथी दल के लोगों के लिए और साथ ही साथ सीपीआई पार्टी के कई ऐसे नेताओं के लिए महत्वपूर्ण थे जो आने वाले समय में स्टार प्रचारक बन सकते थे। लेकिन कन्हैया कुमार इस बार नहीं आए, तो अब सीपीआई पार्टी के कुछ खास दलित वोट्स और कुछ ऐसे ही वोट बैंक अब समाप्त हो चुके हैं जो वोट बैंक पर कब्जा जमा सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते हुए हमें काफी बार नजर भी आए हैं। ये सपोर्ट उनका जनता के बीच खुलेआम नहीं हुआ, लेकिन ये इनडायरेक्टली सपोर्ट भी काफी हद तक जनता को नजर जरूर आया। तो एक बात तो साफ है कि इस बार की जातिपात वाली ये राजनीति, जो कि 2015 में भी देखने को मिली थी जब लालू जी और नीतीश जी दोनों भाई भाई आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस दौर भी ये सारी राजनीति देखने को इसलिए मिली क्योंकि उस दौरान सबसे ज्यादा वोट बैंक जिस जिस दल के पास थे वो सब एक जगह आकर रुक गए थे। सारी तरीके की राजनीति यहाँ पे हुई थी, युवा राजनीति, धर्म की राजनीति और साथ ही साथ सबसे बड़ी यानी जातिवाद की राजनीति, और हर एक जाति के वोट यहाँ आकर थम गए थे। अब इस दौर पे जब सुशील कुमार मोदी परेशान हैं, नीतीश जी अपने इस गठबंधन में टूट को लेकर परेशान हैं और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार किए गए हैं वो इस बार शायद इन सब वोट बैंक को देखकर नहीं खड़े किए गए। देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव इस मौके का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या आरजेडी इस बार झंडे गाड़ेगी या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ जीत कर चुनाव अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे? क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे A9 मीडिया न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।